का हमारा टॉपिक है कांग्रेस का प्रभुत्व और विपक्षी दल। आज़ादी के बाद से 1952 जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक अंतरिम सरकार ने शासन किया। 1952 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और कांग्रेस का प्रभुत्व कायम हुआ, जो लगातार 3 आम चुनाव तक चला। तो उस समय विपक्षी दलों की क्या स्थिति थी, आज का हमारा ये टॉपिक है। अब विपक्षी दल बहुत सारे थे, लेकिन हम 4 प्रमुख विपक्षी दलों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज की जिन विपक्षी दलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो है स्वतंत्र पार्टी, और दूसरी है भारतीय जनसंघ पार्टी, नंबर 3 पर है सोशलिस्ट पार्टी। तो सबसे पहले हम स्वतंत्र पार्टी की बात करें। इसके जो संस्थापक हैं वो है सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे हैं। इस स्वतंत्र पार्टी की कुछ विचारधारा के बारे में हम चर्चा करें तो इस स्वतंत्र पार्टी ने जो जमीन की हदबंदी है उसका विरोध किया था। इसने पूंजीवाद का समर्थन किया और ये कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तीसरा, इसने सोवियत संघ से जो भारत की दोस्ती थी उसका विरोध किया और गुट निरपेक्षता की नीति का भी विरोध किया। इस तरीके से यदि हम स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा की बात करें तो एक बार हम देख लेते हैं कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना अगस्त 1959 में सी राजगोपालाचारी द्वारा की गई। ये जो सी राजगोपालाचारी हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये विशेष बात है कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय थे। अब स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा पर बात करें तो सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, यानी निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ये पूंजीवाद का समर्थन करते हैं और निजी क्षेत्रों को छूट देने की बात करते हैं। कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ है। देखिए, सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं। इसी तरह इन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का विरोध किया है, सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमज़ोर वर्ग के हितों के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसका भी इन्होंने विरोध किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती का ये समर्थक है। इसने कहा कि हमें सोवियत संघ से दोस्ती नहीं करके संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक है और सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक है। इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी, ये इसके प्रमुख नेता हैं। अब हम दूसरी पार्टी की बात करते हैं, वो है भारतीय जनसंघ पार्टी। तो भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना करी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। अब इसकी विचारधारा की बात कर लें तो ये एक राष्ट्र और एक संस्कृति के समर्थक थे। इनका मानना था कि एक राष्ट्र और एक संस्कृति की परंपराओं से हमारा देश शक्तिशाली, आधुनिक और प्रगतिशील बनेगा। नंबर 2, इनका मानना था कि पाकिस्तान और भारत को मिलाकर के अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। अंग्रेजी की जगह ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे और धार्मिक और सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक थे उनको रियायत देने का इन्होंने विरोध किया है। 1964 में जब चीन ने आणविक परीक्षण किया तो इन्होंने आणविक हथियार बनाने का समर्थन किया। अब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ चर्चा कर लें। इनका जन्म हुआ 1901 में। हिंदू महासभा के नेता रह चुके थे।
संविधान सभा के सदस्य भी बनाए गए थे और स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार में ये मंत्री भी बने थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ सरकार के जो संबंध थे उस वजह से इनका नेहरू जी से मतभेद हो गया। सरकार के पाकिस्तान के साथ जो संबंध थे उन संबंधों को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नेहरू जी से मतभेद हो गया। इस कारण 1950 में अंतरिम सरकार में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कश्मीर की स्वायत्तता का भी विरोध किया और कश्मीर नीति पर जो सरकार की नीति थी उसका विरोध किया और उस विरोध प्रदर्शन के दौरान इनको जेल में डाल दिया गया और 1953 में पुलिस हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब हम दूसरे प्रमुख नेता की बात करें तो वो हैं दीनदयाल उपाध्याय। ये आरएसएस के नेता थे और इन्होंने समग्र मानवतावाद के सिद्धांत का समग्र मानवतावाद सिद्धांत की ही प्रणेता माने जाते हैं। अब हम कुछ इसकी प्रमुख विचारधारा पर फिर से चर्चा कर लेते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान को मिलाकर के अखंड भारत का निर्माण चाहते थे, हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना चाहते थे, एक देश और एक राष्ट्र एक संस्कृति के समर्थक थे, अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध करते थे। 1964 में जो चीन ने आणविक हथियारों का परीक्षण किया उसके बाद ये भी आणविक हथियार बनाने के पक्ष में थे और इस पार्टी के दूसरे जो प्रमुख नेता थे वो हैं दीनदयाल उपाध्याय। अब हम बात करें कि इसको चुनाव में इस पार्टी की क्या स्थिति थी तो देखिए 1952 में इसको केवल 3 सीटें मिली, 1957 के चुनाव में 4 सीटें मिली और जिन राज्यों में इसको प्रमुख समर्थन मिला वो है दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से ये प्रमुख विपक्षी दल जिसकी चर्चा हमने की। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। सोशलिस्ट पार्टी जो है उसका जो गठन किया गया उसके जो संस्थापक हैं वो है आचार्य नरेंद्र देव। अब ये आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की उससे पहले से ही 1934 से ही कांग्रेस के भीतर युवाओं की एक टोली बन गई जो सोशलिस्ट विचारों की समर्थक थी। 1943 के अंदर 1934 से लेके 43 तक इन्होंने उसी के अंदर रह करके काम किया, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी समाजवादी विचारों के समर्थक थे। तो 1948 के अंदर कांग्रेस ने अपने संविधान का मतलब होता है हर पार्टी का अपना संविधान होता है, कुछ विचारधाराएं होती हैं, कुछ नीतियां होती हैं जिसे उस पार्टी का संविधान कहते हैं। तो इसी तरह कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन किया कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य दोहरी सदस्यता नहीं ले सकता है, अर्थात वो केवल कांग्रेस का ही सदस्य होगा, किसी दूसरी विचारधारा को वो नहीं अपना सकता है। ऐसी स्थिति में 1948 में इन समाजवादी विचारों वाले लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। क्या आलोचना की? इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो जमींदारों और पूंजीपतियों की पार्टी है और मजदूरों और किसानों का क्या करती है? शोषण करती है। इन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया। अब देखिए जो कांग्रेस है उसने 1955 के अंदर इस समाजवादी विचारधारा को अपने नीति में शामिल कर लिया, अर्थात कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि वो समाजवादी समाज का निर्माण करेगी। अब सोशलिस्ट पार्टी के पास में कोई विचारधारा नहीं बची। अब ये क्या करते? तो इसलिए इन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। इसके जो प्रमुख नेता हैं आचार्य नरेंद्र देव के अलावा जेपी नारायण, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन
और श्री राम मनोहर लोहिया। इनके नाम से दिल्ली के अंदर श्री राम मनोहर लोहिया के नाम से तो बड़ा हॉस्पिटल भी है। तो इस तरीके से ये प्रमुख पार्टियां थी जो कांग्रेस की विचारधारा से विरोध रखती थी, और इन्होंने अपनी स्वतंत्र जो है विचारधारा रखी। अब आने वाले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।